नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग हर दिन भीषण होती जा रही है, बदतर होती जा रही है, खतरनाक होती जा रही है। जंग हर दिन एक भयंकर रूप ले रही है। ताबड़तोड़ हमले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि दो पुराने दुश्मन कैसे एक दूसरे का वजूद मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। ईरान हो या फिर इजराइल, दोनों ही एक दूसरे पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। महायुद्ध की दास्तान से दुनिया भर में टेंशन का माहौल बना हुआ है। कयास थर्ड वर्ल्ड वॉर के लगाए जा रहे हैं और इस बीच जिक्र पाकिस्तान और भारत की ताकत का भी हो रहा है। वहीं अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट तक तनाव में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में स्थिति ऐसी है कि किसी भी वक्त बड़ी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इस जंग में सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि कई देश शामिल हो सकते हैं। लेकिन बढ़ते तनाव और ईरान की मनमानी के बीच डोनाल्ड ट्रंप इस समय भयंकर गुस्से में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दे दी है। कनाडा से वापस वॉशिंगटन लौटते समय ट्रंप ने कड़े संकेत दिए और कहा कि वो किसी भी प्रकार की शांति वार्ता के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा अगर किसी ने उकसाया तो अमेरिका और भी कठोर प्रतिक्रिया देगा। संदेश साफ है, अमेरिका इस जंग में पूरी तरह से ईरान के खिलाफ है और ईरान को घुटनों पर लाने के लिए ट्रंप कोशिश कर सकते हैं। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि हम इतनी सख्ती से हमला करेंगे कि दस्ताने भी उतारने पड़ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का यह मैसेज ऐसे समय पर आया है जब इजराइल और ईरान में युद्ध चरम पर है। एक तरफ जहां कई देशों के प्रधान महामंथन में G7 में लगे हैं, तो वहीं ईरान की राजधानी तेहरान और इजराइल के कई शहरों में हालात खतरनाक होते दिख रहे हैं। ईरान ने भी इजराइल से जंग का आधिकारिक ऐलान कर दिया, लेकिन इजराइल का ईरान पर ताबड़तोड़ प्रहार भी जारी है। इजराइल ने तेहरान के कई तेल रिफाइनरी और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के वेपन डिपो को निशाना बनाया है, जिससे हालात और बदतर होते दिख रहे हैं। इसलिए सवाल बहुत जरूरी है, ईरान नहीं रुका तो क्या अमेरिका इस जंग में डायरेक्ट शामिल होगा? जंग मिडिल ईस्ट में बढ़ी तो स्थिति क्या होगी? और इजराइल ईरान में परमाणु युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। बातचीत करने के लिए सुरेश कुमार गोयल, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल जेके बंसल, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मेहमत ओजतुर्क, मध्य पूर्व मामलों के पत्रकार, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले मैं माथुर सर का रिएक्शन चाहूंगा। माथुर सर और बंसल सर, और इस बीच भारत की तरफ से भी बड़ा अपडेट है। भारत ने INS अर्नाला को जो है आज कमीशन किया है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉरक्राफ्ट जो है वो भारत की ताकत को बढ़ा रहा है। 77 मीटर ये लंबा जहाज तटीय रक्षा, खोज बचाव और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। और इसका जो लाइन है, जो टैग है, अर्णवे शौर्यम, इसका टैग दिया गया। खैर, भारत तो एक तरफ इंडिजिनस हथियारों पर काम कर ही रहा है, अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है, क्योंकि ऑप सिंदूर के बाद हमें तो यह पता चल गया कि युद्ध की स्थिति में कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का सगा नहीं है। और कम से कम तो भारत के मामले में ऐसा ही है। पूरी दुनिया ने अपने अपने हिसाब से शतरंज की चालें चली युद्ध के दरमियान और भारत ने अपने हिसाब से बदला लिया। लेकिन जब आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने की बात आई तो दुनिया की भाषा और दुनिया की जुबान में हमने कई तरह के उतार चढ़ाव देखे और कई तरह का डबल स्टैंडर्ड देखा। इस पर भी बातचीत होगी, किसी दिन आराम से बैठकर बातचीत करेंगे। लेकिन माथुर सर, क्या यह जंग, इजराइल और ईरान के बीच की जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो रही है क्या? विवेक, मेरे से अगर इस प्रश्न का एक शब्द में उत्तर चाहते हैं तो मेरे को लगता है कि नहीं हो रही अभी, एज ऑफ नाउ। अभी विश्व युद्ध में कन्वर्ट होने का गुंजाइश कम है। देखिए, अगर अमेरिका डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व भी हो जाता है तो भी मुझे नहीं लगता कि कुछ और देश इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वजह बिल्कुल साफ है। ईरान एक स्लिपरी ग्राउंड पर है। ये बात हम पहले कई दफा कर चुके हैं। ईरान के पास कोई फर्म फुटिंग नहीं है। ईरान एक स्लिपरी ग्राउंड पर है। उसको जिस प्रकार का नुकसान हो रहा है, उस नुकसान से उसको उभरने में बहुत समय लगेगा और मुझे नहीं लगता कि वो इतना इस नुकसान को सस्टेन कर पाएंगे कि वो बाहर से आने वाली किसी मदद का इंतजार करें और उनको ये उम्मीद हो। आफ्टर ऑल देखिए, कौन कर सकता है ईरान की मदद? रूस। उसको खुद को दूसरों की मदद चाहिए। रूस खुद चाह रहा है कि भाई मेरे को कुछ ड्रोन ईरान से मिल जाए, कुछ बंदे नॉर्थ कोरिया से मिल जाए, चीन मेरी मदद करता रहे। दूसरा,
उत्तर कोरिया किस प्रकार से ईरान की मदद करेगा? क्या उत्तर कोरिया वहां अपने सैनिक भेजने को तैयार है? उस जो अगर असला बारूद भेजेगा तो जो जो कोरियन पेनिनसुला में और साउथ चाइना सी में पावर बैलेंस है, उसके ऊपर इसका क्या अंतर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? तो मेरा मानना है कि अभी नॉर्थ कोरिया का भी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। चीन चीन एक ऐसा देश है जो अपने खुद के लिए लड़ने को तैयार नहीं है। चाइना की वॉर फाइटिंग फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर है, विन विदाउट फाइटिंग ए वॉर। तो विन विदाउट ए फाइटिंग, जो देश अपने स्वयं के लिए लड़ने को तैयार नहीं है, तो क्या विवेक आपको लगता है कि वो अपने सैनिक ईरान में इजराइल से लड़ने के लिए भेजेगा? मुझे नहीं लगता। तो और किसी की ऐसी परिस्थिति स्थिति है नहीं जो कि उनकी मदद करें। तुर्की और ईरान नेचुरल एडवर्सरीज है, ये सर, मैंने कल भी हाँ। मैं इसमें एक बात ये ऐड करना चाहूंगा। जब रशिया और यूक्रेन में वॉर शुरू हुआ तब भी कहा गया कि नहीं, ये जंग एस्केलेट नहीं होगी, ये वॉर 3 साल से चल रहा। उसके बाद हमने देखा कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग, उसके बाद इसराइल का ये जो इलाका है पूरा इलाका ही जंगी जोन में तब्दील हो गया। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे उसके बाद ऑप सिंदूर, भारत और पाकिस्तान के बीच एस्केलेशन अभी भी है, ऑप सिंदूर अभी भी जारी है। तीसरा इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो अमेरिका भी धीरे धीरे एंटर हो रहा है, वो भी लड़ाई को हो सकता है ज्वाइन कर ले इसराइल के साथ, अमेरिका के ऊपर, ईरान के ऊपर। तो ये जो मैं स्टेप बाय स्टेप की बात कर रहा हूं, आपको नहीं लगता है कि ये दायरा बढ़ रहा है? नो 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 नो, मैं दायरा नहीं बढ़ रहा, वही मैं कह रहा हूं, एस्केलेट हो रहा है इसराइल। और जो आप मुझे बताएं कि आज रूस और यूक्रेन का युद्ध 3 साल से ऊपर हो गया, कौन सी दूसरा देश इसमें है? कोई नहीं। सर कुछ पूरा दो चार पूरा एक नेटो डिवीजन इन्वॉल्व है उन्होंने सर, पूरा नेटो इन्वॉल्व है सर, यूएस इन्वॉल्व है। डायरेक्ट अब तो डोनाल्ड वो ट्रंप के वैसे आने के तो बाद उन्होंने एड रोका है। विवेक विवेक जिस प्रकार से नेटो वहां इन्वॉल्व है, उसी प्रकार से अमेरिका शुरू से आखिर तक इस युद्ध में इन्वॉल्व रहा है। दायरा नहीं बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, ड्यूरेशन बढ़ रही है, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर तो होना, जबकि और देश इसमें कूद के पड़ेंगे। कोई देश कूद के नहीं पड़ रहा है। मैं आपको जो बताने का प्रयास कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं विवेक, कि इनका दायरा नहीं बढ़ रहा है। कई बार पिछले 3 साल में कम से कम 300 डिबेटों में हिस्सा ले चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि नेटो कूद के आ जाएगा, फिनलैंड पे हमला होने वाला है, पोलैंड पे हमला होने वाला है, यहां होने वाला है, रोमानिया को ले लेंगे, मोल्डोवा को छीन लेंगे। कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई इसका एक्सपेंशन लिटरली नहीं हुआ है। उसी में इंटेंसिटी बढ़ रही है, घट रही है, और उसी में जो हो रहा है वो हो रहा है। भारत और पाकिस्तान का कोई दूसरा देश इसमें इन्वॉल्व नहीं था। उसमें इंटेंसिटी कितनी भी बढ़े कम हो, वो उसका बढ़ना नहीं होता, वो विश्व युद्ध की तरफ इशारा नहीं करता। और यकीन मानिए सर, मुझे लगता है कि जैसे ही मिडिल ईस्ट में एक बार अमेरिका उलझेगा इस वाले जंग में, मुझे लगता है चाइना कहीं ना कहीं कोशिश करेगा और ताइवान के टुवर्ड्स कोई कोशिश करे, कोई हरकत करे और ताइवान के को चाइना में मिलाने की कोशिश वो करे। ये कोशिश एक बार शुरू हो सकती है अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व मिडिल ईस्ट में अगर अमेरिका होता है। मैं जल्दी से सुरेश कुमार गोयल जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों का करूंगा। गोयल सर, आपको क्या लग रहा है, जिस बात को माथुर सर कह रहे हैं और जहां पर मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें कितना फर्क आपको नजर आता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि यूएसए की तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन अभी तक नहीं आया है कि वो डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ये बात सही है कि जो उनके एयर बेसिस हैं काफी सारी अरब कंट्रीज में, कि वहां से उनके पास पॉसिबिलिटीज है कि वो ईरान में जा पाए। लेकिन अगर वो जाएंगे तो जो अरब देश हैं उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा इस वॉर में। और मेरा ख्याल है ये अरब देश अभी बोल रहे कितना भी, लेकिन वो सीधे वॉर में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं। ये बात आपकी सही है कि अगर अमेरिका एक बार इन्वॉल्व हो जाता है, और दूसरी चीज ये आप एक भी देखिए आप कि अमेरिका ने साफ साफ कहा भी है कि खमेनी हमारे को, कि हमें मालूम है खमेनी कहाँ है, लेकिन अभी हमारा टारगेट नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, इजराइल के हमले और भी तेज हो सकते हैं। वो अपने हमलों की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है किसी वजह से, अगर मान लीजिए अमेरिका आगे आता है, और उसकी पॉसिबिलिटी वो खाली यही है कि जो बंकर ब्रेकर्स हैं वो खाली अमेरिका के पास हैं, कि अगर उनको लगता है कि हाँ बंकर ब्रेकर्स को लगाना ही चाहिए, तब तो अमेरिका को अपने ये बम देने पड़ेंगे, वरना कोई जरूरत नहीं है उनको। तो अगर अमेरिका नहीं आता है तब तो सिचुएशन चलती रहेगी, एस्केलेट नहीं होगी।
लगता रहेगा कि हाँ एस्केलेट हो रही है, लेकिन होगी नहीं। लेकिन अगर अमेरिका आ जाता है तब उसके बाद में कहना बहुत मुश्किल है कि चाइना का रिएक्शन क्या होगा, उसके बाद में रशिया का रिएक्शन क्या होगा, कहना जरा कम मुश्किल है। शायद वो फिर भी पीछे रहे, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है अभी कि वो एक और वर्ल्ड वॉर झेलें। लेकिन अगर वो होता है तो हाँ, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं जी। और अमेरिका को मुझे लगता है कि गोयल सर बहुत ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी। 8 तो स्थायी बेस हैं और टेम्पररी और परमानेंट बेसिस की बात करें तो 19 है। जो स्थायी बेस हैं वो बहरीन में है, मिस्र में, इराक, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में इनके जो परमानेंट बेसिस हैं। वो तो एक ऑर्डर आएगा और काम शुरू हो जाएगा। उसमें अमेरिका को बहुत बड़ी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी अगर अगर डिसीजन होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा जी, अगर ये बेस इस्तेमाल होते हैं तो ये खाली वॉर ईरान तक सीमित नहीं रहेगी। ये वॉर आपकी गल्फ वॉर से बढ़कर के पूरी मिडिल ईस्ट की वॉर बन जाएगी। जो गाजा में हो रहा है वो गाजा का मामला वॉर बढ़ के, तो ये पूरा एक इंसेंट्री सिचुएशन है। मैं नहीं समझता हूं कि यूएसए अभी जी उस तरह की सिचुएशन को हैंडल करेगा। बस सर क्या लगता है आपको? बहुत ही सटीक और इसका बिल्कुल करेक्ट विश्लेषण किया है कि ये लड़ाई कुछ बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि कोई भी कंट्री, चाहे आप उसमें रशिया ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, उत्तरी कोरिया ले लीजिए, कोई इसमें आने वाला नहीं है। अब लगता ये है कि या तो थ्रेट के अंदर में आके जो खामनेई हैं वो डील पे साइन कर देंगे, जिसके चांसेस 30-40% हैं, और अगर ये नहीं करते हैं तो अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अमेरिका को इस युद्ध में उतरना ही पड़ेगा। वो किस लिए उतरना पड़ेगा? वो ये कि जो अभी मारक क्षमता इजराइल की है वो तो है ही, लेकिन उनकी डिफेंस ने काम करना बंद कर दिया है। काम करने का मतलब जो जिस तरह की मिसाइल्स की बरसात ईरान की तरफ से हो रही है, बैलिस्टिक मिसाइल, तो उनका जो सिस्टम है वो, चाहे आप आयरन डोम ले लीजिए, डेविड स्लिंग है, एरो 2, एरो 3 और थर्ड मिसाइल्स भी वो रोक नहीं पा रहे हैं। और स्थिति ये है कि अभी जो ईरान जो है उनका जो सिमोना न्यूक्लियर साइट है वहां तक पहुंचने तक की स्थिति आ रही है। तो उस स्थिति में सिर्फ एक ही तरीका है, हालांकि जो है इजराइल भी कमजोर करता जा रहा है ईरान को, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म करता जा रहा। वो कहते हैं हमने 1/3 कर दिए हैं, उनके लॉन्चर खत्म कर दिए हैं, पर जो ईरान के पास में 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अगर वो साथ साथ छोड़, जितना वो तीव्रता से छोड़ता है, जो इंटेंसिटी से छोड़ता है, उसको नहीं कर पाते। तो उसको जो है ना, वहां पर ईरान को एंगेज करने के लिए हो सकता है अमेरिका इसमें आ जाए, और अमेरिका इसमें कूद जाता है तो फिर ये जो है भीषण थोड़ा सा लुट होगा, लेकिन अल्टीमेटली ईरान को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। कोई भी अरब कंट्री ऐसी स्थिति में नहीं है कि किसी के पास कोई वेपन है या कोई वो कुछ आके सपोर्ट में आएंगे ईरान के या कुछ कर पाएंगे, और उनका किसी का उद्देश्य भी नहीं है। बल्कि ईरान जो है उल्टा अपने दुश्मन पाल लेगा। वो इसलिए पाल लेगा क्योंकि जो ईरान के जो दूसरे मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं वहां पे जो अमेरिका के बेस हैं, हालांकि वो बेस अमेरिका के हैं, उनमें वेपन अमेरिका के हैं, वेपन अमेरिका की तरफ से आएंगे, लेकिन जो है ईरान ये समझता है कि ये कंट्री उनके दुश्मन है और उन पर अटैक करना शुरू कर दिया उसने, तो वो थोड़ा उसके लिए और भी घातक होगा। तो इस तरह से जो है अभी ये देखिए, जो हिस्ट्री गवाह है, आप चाहे लीबिया के अंदर में सद्दाम हुसैन ले लीजिए, उसने न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश की थी, उसको खत्म कर दिया गया। और जो ये सद्दाम हुसैन लीबिया में, गद्दाफी और सद्दाम हुसैन जो इराक में था, और इसी प्रकार उसने भी कोशिश की थी। हालांकि 1980 में जब उसने न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया था, तो सबसे पहले तो ईरान ने उनके ऊपर अटैक किया था। हालांकि ईरान कुछ कर नहीं पाया और बाद में फिर इजराइल ने अटैक करके उनका बंद करा दिया था। इसी प्रकार से जो बशर अल असद जो सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कोशिश की थी, तो उनको भी खत्म कर दिया गया। अब ये जो नंबर है चौथा, ये है ईरान का और खामनेई का। और कोई ज्यादा ताजुब नहीं होगा कि अगर जो है इजराइल और अमेरिका मिलकर के खामनेई को एलिमिनेट कर दें और वहाँ रिजिम भी चेंज हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने कोशिश की काफी 5-7 बार बात करके, उनका इरादा यही था कि वो मान जाएंगे। तो अब वो नहीं, ये बात तो बार बार कही जा रही है, ये बात तो कह दी गई है कि अमेरिका ने कहा है कि हमें पता है आयतुल्ला खामनेई कहां छिपे हुए हैं और हम अभी उनको नहीं मारेंगे। ये स्टेटमेंट आया है, ये बाकायदा अमेरिका की तरफ से कहा गया। मेहमद सर से मैं जा रहा हूं जल्दी से रिएक्शन। मैं इसमें एक बात ये कहना चाहूंगा जी, बोलिए प्लीज। थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। जो इजराइल वो कहता है खत्म करेंगे, जो नेतन्याहू कहते हैं कि खत्म करके तभी ये मामला निपटेगा, तो वो थोड़ा सा जो है विरोधाभास है। जी
नहीं, मैं तो इसमें और एस्केलेशन देख रहा हूं, और मैं मेहमद सर का राय जानना चाहूंगा, उसके बाद में यूके देवनाथ सर आपके पास आ रहा हूं। मेहमद सर, लग रहा है आपको कि एस्केलेशन की तरफ जाएगा? क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, मुझे नहीं लगता खामनेई अपनी साख को दांव पर लगाने वाले हो। बेशक अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा खाली कर दें, और इनमें से एक दो मिसाइल हो सकता है अमेरिका की तरफ भी दाग दिए जाए या उनके बेसेस को निशाना बनाया जाए। सर आपका माइक चेक कीजिएगा एक बार। ओके, शुक्रिया। मैं अपनी एहतराम पेश करता हूँ आपको और आपकी जो मेहमान है उधर। मैं उर्दू में बात करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले इस चीज़ को खातिर रखना चाहिए कि एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल वॉर उधर है। इसराइल और ईरान के दरमियान जो अभी जंग है, उसमें एक साइकोलॉजिकल वॉर भी है, और उसके बालादस्ती इसराइल के हैं, क्योंकि इसराइल की जो आलमी न्यूज़ एजेंसीज वगैरह है, उनमें उसकी काबू है। इसलिए जो कुछ कहा जाता है उसको चेक करना चाहिए और उसके बाद उसमें बात करना चाहिए। दूसरा बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स इसी जंग में शुरू से सालों साल से शरीक है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के बगैर इसराइल कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी जो इसराइल की जो जहाज़ की तरफ से हमले हो रहे हैं ईरान पर, तो उसकी जो मदद यूनाइटेड स्टेट्स से मिल रहा है, क्योंकि इसराइल और ईरान के दरमियान कोई बॉर्डर नहीं। उसको सीरिया से, इराक से होकर जॉर्डन से ईरान तक पहुंचना, बिल्कुल ईरान पहुंचना चाहिए। इसमें अमेरिका की मदद मिलती है, और हमें पता नहीं है कि ईरान के ऊपर जो उड़ने वाला जहाज है वो अकेला इसराइल की जहाज है और दूसरे कोई लोगों के भी जहाज है, और इसमें मेरा ख्याल में एस्केलेशन के एहतिमाल ज़्यादा है। लेकिन जब तक इंग्लिशी में हम कहते हैं ना बूट्स ऑन ग्राउंड, अगर ना हो तो उसमें दोनों तरफ को भी नुकसान हो जाएगा। ईरान का शायद ज़्यादा नुकसान हो जाए, और अगर ईरान के सरजमीन पर कोई जंग हो जाए तो हमें ये कहना चाहिए कि दलदल में, ईरान की दलदल में अमेरिका और इसराइल को खुशामदीद कहना चाहिए, क्योंकि हम ये हमारा साहिबान भी उधर हमें हम दिखा, इराक में उनको नाकामी हो गया, अफगानिस्तान में 20 साल के जंग के बाद यूनाइटेड स्टेट्स की नाकामी हो गया। ईरान एक ऐसा मुल्क है कि जब आपस में अंदर कुछ इख्तिलाफ हो सकता, लेकिन कोई बैरूनी अगर तहदीद हो तो ईरान के लोग वो इकट्ठा हो जाएंगे, और जो इश्गालगर और ऑक्यूपेशन करने वाला लोगों के खिलाफ, क्या वो यूनाइटेड स्टेट्स ना हो, इसराइल ना हो, उनके खिलाफ वो लड़ेंगे। नहीं, ये बात तो जाहिर है, क्योंकि खामनेई का वापस आना ही अमेरिका का पीछे जाना था। 1979 में 8 साल के बाद जब खामनेई की वापसी हुई, वो इस्लामिक मूवमेंट के बाद हुई और अमेरिका के पीछे हटने के बाद हुई। जब अमेरिका समर्थित सरकार वहां से गिरी इस्लामिक क्रांति के बाद, उसके बाद खामनेई की वापसी हुई। तो 1979 के बाद से इतना वक्त क्यों लग गया? मैं यूके देवनाथ सर के पास जा रहा हूं। 1979 से खामनेई वहां रूल कर रहे हैं, लेकिन 2025 यानी कि लगभग 46 साल, 46 ईयर्स, देवनाथ जी, क्या ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ परमाणु हथियारों की थी जो अब जाकर एस्केलेशन पर पहुंची है, या फिर दो देशों के बीच जंग के हालात बने? देखिए, हम सब सोच रहे हैं कि शायद ये लड़ाई परमाणु हथियार बनाने की जो होड़ है उस पर है। पहली चीज, इस होड़ में ईरान कहाँ है ही नहीं। आईएईए भी बोल रहा है उनके पास आज की तारीख में एक भी बॉम्ब नहीं है। ये तो इजराइल है जो कि दशकों से बॉम्ब बना रहा है, और आज तक उसने 80 बॉम्ब बना लिए हैं। किसके खिलाफ बनाए हैं इजराइल ने ये 80 बॉम्ब, और क्यों बनाए? इजिप्ट के ऊपर गिराएगा, तुर्की पर गिराएगा, सऊदी पर गिराएगा, जाहिर बात है ईरान पर गिराएगा। तो अगर इजराइल ने 80 बॉम्ब बना लिए हैं, जो कि वो जाहिर बात है ईरान पर ही गिराएगा, और ईरान ने आज तक बॉम्ब नहीं बनाया,
तो मैं ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि एक अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी में ईरान को ही क्यों विलेन देखा जा रहा है। ईरान पूछ रहा है कि उसने आज तक बॉम्ब नहीं बनाया, तो इजराइल ने 80 जो बॉम्ब बनाए हैं वो गिरा सकता है ईरान पर। तो ईरान को क्या अपने सेल्फ डिफेंस का हक नहीं है? ये ईरानी पर्सपेक्टिव है। मैं दोबारा बता दूं, देखिए हम सब टीवी में बैठे हैं, हम सब न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं। हमारा काम है ना इजराइल का साथ देना ना ईरान का साथ देना। हम किसी को भी अगर विलेन ना माने, तो इजराइल के पास अगर 80 बॉम्ब है तो क्या ईरान को सेल्फ डिफेंस के लिए अधिकार नहीं है एक आध 5-6 बॉम्ब बना ले? दूसरी बात, सब बोलते हैं कि 1979 रेवोल्यूशन के बाद आयतुल्लाह खमेनी आए हैं, तब से ये टेंशन चल रहा है। टेंशन की शुरुआत किसने की? आयतुल्लाह खमेनी ने तो ईरान के अपने ही लोगों को, ईरान के शाह को अपदस्थ करके पावर पे आए थे ना। तो अमेरिका क्यों वहां घुस रहा है 1979 की? ये मैं ईरान के लोगों की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। ईरान के लोगों ने 1979 में ये रेवोल्यूशन किया, जैसे भी किया, उन्होंने अपने ही शाह को उखाड़ फेंका। तो फिर अमेरिका और इजराइल 1979 के बाद से ईरान के आंतरिक मामलों में क्यों लगातार दखल दे रहे हैं? उस वक्त तो 1979, 1980, 1981, 1982, उस वक्त तो ईरान के पास अपना न्यूक्लियर कोई प्रोग्राम था ही नहीं। तो ये पूरा का पूरा जो कहानी हम लोग सुन रहे हैं दिन रात 24 घंटे पिछले दशकों से, ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। ईरान ने न्यूक्लियर पावर की जो शुरुआत की बिजली बनाने के लिए की। पहली बार कब इंडिकेशन आया कि ईरान ने बम बनाना शुरू कर दिया है? 2006 के पहले कोई इंडिकेशन नहीं है। आईएईए की कोई रिपोर्ट जो है वो 2006 के पहले नहीं बोलती है कि ईरान शायद यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है बॉम्ब बनाने के लिए। हाँ, वहां पर क्योंकि पश्चिमी मुल्कों की मदद से ही ईरान ने अपने बिजली बनाने वाले न्यूक्लियर संस्थाओं को बनाया था, पश्चिमी मदद से ही बनाया था। तो एज ए जो कि एसओपी है, प्रोटोकॉल है, आईएईए हर रोज जाती थी, हर साल जाती थी इंस्पेक्शन करने के लिए। 2006 में पहली बार आईएईए को लगा कि ईरान शायद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने की कोशिश कर रहा है। आज भी ईरान के पास बॉम्ब कहां है? उसने न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए उसके पास 90% प्योर यूरेनियम 235 कहां है? नहीं है। आईएईए की रिपोर्ट भी बोल रही है। तो ईरान चलो बना नहीं रहा है। आप एक मुझे ईरानियन ऑफिशियल वक्तव्य दिखा दीजिए, चाहे उनके सुप्रीम लीडर का हो, उनके प्रेसिडेंट पेजेश्किन का हो, या ईरानी सरकारी प्रवक्ता का हो, या ईरानी एम्बेसी कहीं पर, ईरान का विदेश मंत्रालय, जिन्होंने कहा है कि हाँ वो बॉम्ब बना रहे हैं या बनाएंगे। एक भी नहीं है। तो पूरी पश्चिमी प्रोपेगेंडा मशीन काम कर रही है ईरान को विलेन बनाने के लिए। अब पूछिए क्यों? तो असली विलेन कौन है इसमें? विलेन कौन है? एक ही देश है जो कि चुन चुन के एक एक करके पश्चिम एशिया के हर देश को अपने स्फीयर ऑफ तो इन्फ्लुएंस देवनाथ में सर, अभी तो लेना आप कह रहे थे चाहता है। आप न्यूट्रल बात करेंगे, अभी आप अमेरिका को विलेन बता रहे हैं। नहीं, विलेन कम आपने शब्द इस पर, मैं बता रहा हूं कि कौन मुल्क है जो कि ये पूरे पश्चिम एशिया को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। रूस को उन्होंने वहां से निकाल दिया। मैं इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं गोयल सर से एक जल्दी रिएक्शन, उसके बाद बंसल सर और माधु सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। गोयल सर, इस पर एक रिएक्शन चाहेंगे आपका? गोयल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक चेक कीजिएगा प्लीज। हाँ, आप ठीक है जी? हाँ जी। हाँ, देखिए, ये जो एक जियो स्ट्रेटेजिक गेम चल रहा है फॉर ओवरऑल कंट्रोल इन द मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में, ये और ये मैं इस बात से काफी हद तक, जो अभी कैप्टन देवनाथ ने कहा है, उस बात से मैं काफी प्रभावित हूँ। बड़ा इंप्रेसिव आर्गुमेंट है ये कि क्या इजराइल को ही एक पूरे एरिया का पुलिस मैन बनने का हक है? अभी आज सवेरे ही वॉशिंगटन पोस्ट में एक हेडलाइन है
कि with Trump on his side, Israel is the only hegemon in the Middle East. मतलब ये है कि इजराइल जो है अब एक तरह से पूरे एरिया में तानाशाह बन चुका है, क्योंकि ट्रंप उनके साथ में है ये। तो देखिए, ऐसा है कि जब से शुरू से इजराइल एस्टैब्लिश हुआ है, इजराइल की कोशिश रही है कि उसका असर पूरे मिडिल ईस्ट में रहे। गल्फ का ये अरब देश कोई भी अभी इजराइल के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं छोटे में खाली यही कहना चाहूंगा कि ईरान का इरादा हो या नहीं हो, क्योंकि बात यह है कि कोई भी कंट्री अगर 60% या 64% तक यूरेनियम को एनरिच करना चाहता है, तो क्लियरली ये है कि उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब जरूरत हो तो उसको वो आगे एनरिच करके 90% करके बम बना ले। तो वो तैयार था उसके लिए कि अगर जरूरत पड़े तो बना ले, लेकिन उसकी तैयारी ये थी कि अगर उसको जरूरत पड़ती है तो वो ये नहीं है कि उसको देर हो जाए या टाइम ना मिले, ये बात है ये। तो मैं इसमें छोटी सी बात करके खाली यही कहूंगा कि ईरान अभी एक विलेन ऑफ द पीस बना हुआ है, उसके खिलाफ है सब। लेकिन जैसे इराक था, अगर इराक टाइम पर बोलता कि मेरे पास नहीं है न्यूक्लियर वेपन, सद्दाम हुसैन बोलता रहा कि हाँ है ये, आखिर में निकला कुछ नहीं। तो यहाँ पर खमेनी का जो एक उनका क्या कहा जाए एम्बिशन है कि वो यहाँ पर इस एरिया में लीडर रहे, वो एम्बिशन ज्यादा सक्सेसफुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जी। और यही दिक्कत है कि असल ऑब्जेक्टिव खाली सबका यही है कि किसी तरह से ईरान में तख्ता पलट हो। मैं इस ये जो लड़ाई शुरू हुई जो अब ईरान तक पहुंच गई है, इसके अगर शुरुआत की बात करें तो 2023 में 7 अक्टूबर को हमला हुआ था, 1200 इजरायली मारे गए थे और 250 से अधिक बंधक बना लिए गए थे। इसके पीछे हमास था, हमास के पीछे ईरान था। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर करता है, जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा से ऑपरेट कराता है या फिर अलकायदा को शरण देता है, तो एक वो टेररिस्ट और बैड स्टेट है। लेकिन अगर ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हूती को एज अ प्रॉक्सी संगठन इस्तेमाल करता है तो ईरान जो है वो विक्टिम है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं माथुर सर के पास आ रहा हूं, उसके बाद बंसल सर आपके पास आ रहा हूं। माथुर सर, कौन विक्टिम है और कौन एग्रेसर है इस रीजन में? विवेक, मैं ना 100% एग्रीमेंट विद यू। जो आप कह रहे हैं, मैं जब कहने की बात अपना हाथ खड़ा कर रहा था, मैं यही बात कहने के लिए कह रहा था। ईरान विलन है और विलन अभी से नहीं है, कई दशकों से विलन है। जो देश हूती, हमास और हिजबुल्लाह को मदद करता है, उनको खड़ा करता है। आप मेरे को बताएं, हूती क्या है? कोई देश है? कोई बड़ी भारी कंट्री है? कोई बड़ी भारी इकोनॉमी है वर्ल्ड की? उनके पास मिसाइल्स कहां से आएंगे? उनके पास सोफिस्टिकेटेड हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, वो कहां से आएंगे? वो सब ईरान है। पूरा डेफिनेटली ईरान जो है वो डेफिनेटली वहां पर पूरा का पूरा विलन का काम कर रहा है। ये जो आर्ग्यूमेंट आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है। जब पाकिस्तान ये करता है तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, मतलब ईरान कर रहा है तो हम उनको कह दें कि नहीं, आपका तो हक है, आपका हक है कि आप दहशतगर्दी फैला करके और इजराइल को रहने ना दें। आपका हक है कि आप कह सकते हैं कि इजराइल डज नॉट एग्जिस्ट। कम ऑन। तो आपको मैं एक बात और बताता हूं, देखिए, इजराइल वो देश है जो 47 में एग्जिस्टेंस में आया। 47 में ही उसके ऊपर 11 कंट्रीज ने हमला कर दिया, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। उनको अपने सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं है। ये कौन सी बात हुई? और उसके बाद पूरे वो समय ऐसा था, अब आप याद करिए वो इतिहास, उस समय ईरान उनके साथ था। 3 इस्लामिक मुल्क इजराइल के साथ थे जिन्होंने इजराइल के ऊपर हमला नहीं किया, इजराइल की खिलाफत नहीं करी। ईरान, तुर्की और इथियोपिया। आज वो हालात बदल गए। देखिए, आपको मैं साफ शब्दों में बता रहा हूं कि जो दुनिया में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उनके 2-3 सरगने हैं और उनमें से एक है, आप उसको विलेन कहें या जो मन में आए उसको कहते रहें। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल है, देखिए, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं। अगर आप अमेरिका को विलन कह रहे हैं तो रूस सीरिया में क्या कर रहा है? अगर आप अमेरिका को विलन कह रहे हैं तो चाइना चाबार में क्या करना चाह रहा है? अगर आप अमेरिका को विलन कह रहे हैं तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों बना रहा है? अगर किसको विलन, हर एक देश के अपने अपने इंटरेस्ट हैं विवेक, और वो अपने इंटरेस्ट को परसू कर रहे हैं। अब अमेरिका की 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। वेस्ट एशिया में अमेरिका की बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। वेस्ट एशिया में अमेरिका चाहता है कि वेस्ट एशिया में उसका प्रभुत्व बना रहे, पहली बात।
दूसरी बात, अमेरिका ये बात समझता है कि ईरान जो है वो एक बहुत बढ़िया पावरफुल गेटवे रूस और चीन के लिए बन सकता है मिडिल ईस्ट में अपनी राह को मजबूत करने के लिए। तो वो नहीं चाहता कि वहां पर ईरान या ईरान में चीन और रूस का प्रभुत्व हो। पूरे सारी दुनिया में हर किस्म के देश जब ये कर रहे, अब आप देखें चाइना कहां उसने अपना पैर नहीं फैला रखा है। 15 उसके नेबर से 15 के 15 नेबर के साथ उसका बाउंड्री डिस्प्यूट है। पता नहीं कितनी उसने टेरिटरी अपनी खींच ली है। आप मुझे विवेक इस बात का जवाब दें कि क्या आप घर बनाएंगे तो घर के बीच में बेडरूम और वॉशरूम के बीच में दीवार होगी? चीन जो है ओरिजिनल चीन वही है जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंदर है। उसके बाद हजारों लाखों किलोमीटर उन्होंने चीन को बढ़ा लिया है। वो इतिहास की बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हर एक अपना अपना काम कर रहा है। और मेरा ये मानना है कि ईरान जो है वो आतंकवाद का बहुत बड़ा पालक है। उनकी टेक्टिकल, उनकी अपनी जरूरतें उसकी क्या होंगी वो बात अलग है। उसके लिए आपको आतंकवादी होने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपको क्या मालूम है, हम लोग तो सिर्फ अभी बात करना शुरू किए हैं जबकि हमास से उनका हमला झगड़ा हो रहा है। पिछले 7 सालों से यमन से हूथी जो है सऊदी अरब पर हमले कर रहा है। 2,70,000 लोग मारे जा चुके। क्या हमें मालूम है? क्या इसमें ईरान विलन नहीं है? और आपको मैं ये बता दूं, ये आईएईए की रिपोर्ट, पता नहीं हमको पूरी रिपोर्टों का कैसे हमारे पास नॉलेज है, लेकिन ये निश्चित है कि ईरान ऐसी परिस्थिति में था कि आने वाले 4 से 8 महीनों में, 1 मिनट विवेक, 4 से 8 महीनों में वो वेपन बनाने वाली परिस्थिति में था। उन्होंने इतना एनरिचमेंट यूरेनियम का कर लिया है, वेपन ग्रेड का, जो अभी गोयल साहब बता रहे थे, इतना हो गया है। बंसल जी के पास जा रहा हूं मैं। ठीक है सर, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बंसल जी के पास, उसके बाद मेहमद जी के पास जा रहा हूं। बंसल जी, देखिए विवेक, आपका भी परसेप्शन ठीक है बिल्कुल, और जो जनरल माथुर कह रहे हैं वो 100% ठीक कह रहे हैं। आप ये देखिए, अगर आप ग्राउंड पे देखें, जो इजराइल से ईरान 1500 किलोमीटर दूर है, उसका लेना देना क्या है वहां पे इजराइल के अंदर में? जो बाकी कंट्री हैं, जैसे माथुर साहब ने बताया कि इतने अरब ममालिक ने उनके ऊपर में अटैक किया और 2-3 बार लड़ाई हुई, और उस समय जो है 1948 में यूएन ने कहा था 2 स्टेट थ्योरी, और किसी ने भी नहीं माना। कुछ दिन तक गाजा रहा इजिप्ट के पास और वेस्ट बैंक रहा जॉर्डन के पास में। अब आप ये बताइए कि जो ईरान अब जो कहता है कि भाई हम खत्म कर देंगे एग्जिस्टेंस जो इजराइल की, तो वो इजराइल और करेगा क्या? इजराइल के पास में और चॉइस भी क्या है? और इनको समझ जाना चाहिए जो है, ये लड़ाई सिर्फ जो है वो मिडिल ईस्ट की नहीं है, आइडियोलॉजिकल वार है, जिसमें कि एक धार्मिक कट्टरता को लेकर के जो 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 खामने चल रहे हैं, तो उन्होंने पूरे अपने कंट्री के अंदर में भी बुरा हाल किया है। जिस तरह से मानव अधिकार का हनन किया हुआ है, वो एक बड़ा बहुत हाल है। और इसी चीज को देखते हुए जब यहाँ पर एक रिजीम बदली थी, तो सद्दाम हुसैन ने भी इनके ऊपर इसलिए अटैक किया था कि ये जो कट्टरवादिता है हमारे देश में भी ना आ जाए, आप उसकी हिस्ट्री में जाइए। तो और जैसा माथुर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि यमन के अंदर में जो है हूथियों को जो हमला अरब के पास में, अरब के ऊपर में कर रहे हैं, वो हूती कर रहे हैं, वहां तो इजराइल आया नहीं है। अब जो कंट्री थे, जैसे उसमें इजिप्ट ले लिए, जॉर्डन ले लिए, जिनके साथ में इजराइल का डायरेक्ट लड़ाई हुई है, उन्होंने उनके साथ समझौता कर लिया। ईरान किस बूते पे जो है जाके इजराइल के साथ झगड़ा कर रहा है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि ये बताइए कि ईरान जब 1500 किलोमीटर दूर बैठा है तो वो क्यों झगड़ा कर रहा है जो है? और उसने हूती पाले में, हमास पाले में, और जो हिजबुल्लाह है उनको भी मरवा दिया उल्टा। मतलब इसलिए मरवा दिया कि अब तो ये लग रहा है कि वो उनके कंट्रोल में भी नहीं है, क्योंकि वो जो कोई प्रॉक्सी वार करना का मतलब क्या है इनका? ये अपने देश को संभाले, अपने देश को संभाल नहीं पाते हैं, और जाके इधर उधर जो है वो जो करने वाली बात है वो ठीक नहीं है। तो देवराज सर क्या कहेंगे आप इस पे कि भाई आप अपना मुल्क संभाल नहीं रहे, आपको प्रॉक्सीज चाहिए, आपको हमास में भी सिर्फ इजराइल में टेंशन क्रिएट करना है, आपको जाकर सऊदी में टेंशन क्रिएट करना है, आपको उधर हमले करवाने, उधर हूती का इस्तेमाल करके, फिर लेबनान के अंदर भी आपको चाहिए, हिजबुल्लाह आपको कंट्रोल में चाहिए। क्या है ये खाड़ी देशों के बीच में? देखिए, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है, सभी का अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। डिस्टेंस इज इमैटेरियल। हम बोल रहे हैं कि ईरान का क्या लेना देना है, इजराइल इतना दूर है, तो फिर अमेरिका का क्या लेना देना है ईरान के ऊपर, इतना दूर है। हम बोल रहे हैं कि ईरान का क्या लेना देना है इजराइल के ऊपर, तो फिर ऐसे तो कोई अंत नहीं है। इजिप्ट उनके बॉर्डर पर था, इजिप्ट ने 5 बार हमले किए हैं।
जॉर्डन तो इजराइल के बॉर्डर पर था, उन्होंने 5 बार हमले किए हैं। लेबनान ने हमले किए हैं इजराइल पर। उस वक्त इजराइल ने हमले नहीं किए। मैं आपको बता देता हूं, जब 1956 में सुएज कैनाल का क्राइसिस हुआ तो ईरान ने हमला नहीं किया। जब 1967 में यौम किप्पुर वार हुआ तो ईरान ने हमला नहीं किया। ये सारे देश कौन थे? आज वो सब अमेरिका के पाले में बैठे हैं। जॉर्डन, लेबनान, इजिप्ट और तुर्की, जो कि हमेशा इजराइल के विरुद्ध में कम से कम बयान देता था, आज वो नेटो ज्वाइन कर चुका है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे कोई भी आर्गुमेंट नहीं होती है। हमारा भारत को ही देख लीजिए, भारत का क्या है कि हम जाकर अफ्रीका के देशों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अफ्रीका के देश में जाके हथियार बेच रहे हैं। भारत का क्या लेना देना है? हम फिलीपींस को एक ऐसी मिसाइल दे रहे हैं ब्रह्मोस। ये डिस्टेंस और दूरी, ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक सिर्फ ये है कि ईरान मेरे ख्याल से सिर्फ एकमात्र मुस्लिम देश है। एक सवाल उठता है कि 57 देशों में से कोई भी क्यों नहीं हमास को और गजा को सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि बाकी 56 देश कायर हैं। वो सब अमेरिका की गोद में बैठ गए हैं अब्राहम अकॉर्ड साइन करके। जॉर्डन ने वेस्ट बैंक, जो कि ट्रांस जॉर्डन होता था, गिफ्ट में दे दिया इजराइल को, अमेरिका का गुड बाय बनने के लिए। सऊदी है वो अब्राहम अकॉर्ड तो मतलब आपके हिसाब से हमास, हो रहा है। देवनाथ सर, हमास ने जो किया या जो कर रहा है या जो उसका स्ट्रक्चरल बेस है, वो एक गुड ऑर्गेनाइजेशन है, एक बढ़िया संगठन है वो? देखिए, हमास का हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हाँ। आज आप हमास की बात कर रहे हैं, इसके पहले फतह था। भारत की सरकार ने, आज भी भारत की सरकार ने हमास को ब्लैकलिस्ट नहीं किया है। इसके पहले फतह थी, अल फतह थी, वो भी भारत सरकार के बैड बुक्स में नहीं थी। पीएलओ तो जब बनाई थी ओरिजिनल यासर अराफत ने, वो तो हमारे स्टेट गेस्ट हुआ करते थे। क्यों ऐसा हुआ ये समझना पड़ेगा। ये इजराइल देश का हम नाम लेते रहते हैं। मैं इजराइल के विरुद्ध कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि एक आर्टिफिशियल कंट्री की, आज आप इजराइल में चले जाइए और ज्यूज जितने हैं उनका सेंसस करके पूछ लीजिए कि उनके नाना नानी दादा दादी कहां रहते थे। 100 में से 75 ज्यूज जो आज इजराइल में हैं, उनके नाना नानी दादा दादी इजराइल में नहीं रहते थे। तो अब जो ये 75 विदेशी आके नाना नानी दादा दादी सेटल हो गए 1948 के बाद इजराइल में, किस जमीन पर सेटल हुए? वो जमीन है जो कि अरब लोगों की थी। हमारे पास यूनाइटेड नेशन का पूरा रिकॉर्ड है, 50 से ज्यादा नक्शे हैं हमारे पास, सर्वे, वहां देख लिया जाए। तो अरब लोग तो आप इजराइल में चले जाइए, अरब लोगों से पूछिए कि उनके नाना नानी दादा दादी कहां रहते थे। भाई 100% उनके नाना नानी दादा दादी 2000 साल 1000 साल से उस जमीन पे रहते थे। तो आपकी थ्योरी से तो पूरा हिंदुस्तान खाली हो जाएगा देवनाथ सर। बोला जाके गाजा में रहो। जितने हिंदुस्तानी हैं उसमें से तो 90% जो है वो बाहर से आए हुए लोग थे। आपकी थ्योरी अगर अप्लाई की जाए तो आधा हिंदुस्तान खाली हो जाएगा। देखिए, जब हम हिंदुस्तान में आके सेटल, मैं भी बाहर से आया हूं, मैं भी ईस्ट पाकिस्तान से आया हूं, मेरे पिताजी चले आए थे, मेरे दादाजी चले आए थे। हमने जब यहां आए, हमने यहां के जो लोग थे, जाटों को नहीं बोला कि भग। हम जब यहां पे आए, हमने राजपूतों को नहीं बोला यू आर किक्ड आउट। हम बंगाली थे, हम आके यहां सेटल हो गए। जो राजपूत थे यहाँ के, जो सिख थे यहाँ के, मैं जल्दी से एक मेहमत जी का रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं आगे के डिस्कशन के लिए। मेहमत सर कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास समय भी कम है, लिमिटेड टाइम उन्होंने दिया था। मेहमत जी, आपका माइक चेक कीजिएगा सर एक बार। आपको आवाज आ रही है मेहमत जी? शुक्रिया। सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इसराइल एक अग्रेसर है। ईरान ने उनको अटैक नहीं किया, अटैक करने वाला इसराइल है। तो दूसरा बात ये है कि हमास एक टेररिस्ट तंजीम नहीं। हमास अपनी सरजमीन और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने वाला एक तंजीम है। और इसराइल के खिलाफ कि वो
उनको मारता रहता था, कत्ल करने रहता था, तो उनके खिलाफ वो अपनी सरजमीन और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता। और दूसरा बात ये है कि इसराइल की जो अगर हम बैकग्राउंड पर देख ले, उनकी माजी पर देख ले, तो वो अभी जो गाज़ा में एक जेनोसिड करते हैं वो पहले भी कर चुका है कि 1948 में नकबे के नाम से अरबिक कैटास्ट्रोफ के माना देता है, लोगों को कत्ल भी किया है और फिलिस्तीन से उसने खारिज भी कर दिया है। तो इसमें मेरा ख्याल में बात ये है कि जो इंटरनेशनल रूल्स वगैरह है उस पर अमल करने वाला ये एक मुल्क नहीं है, बल्कि फिलिस्तीन में भी है और फिलिस्तीन के बाहर में भी अनचेक्ड उनके जो एक्टिविटीज़ होता है। इसीलिए और इंडिया के लिए भी कि इंडिया और ईरान की दोस्ती बहुत पुरानी है और ईरान इंडिया के मुश्किल वक्त में इंडिया को साथ दिया है, तो अभी इंडिया को ईरान के साथ देना चाहिए। ये मुझे पता है जो पॉलिटिक जो रिलेशंस वगैरह है, लेकिन अभी ईरान के मुश्किल वक्त है और ईरान अपने वो पहले से इंडिया की मुश्किल वक्त में इंडिया को साथ दिया है, तो इंडिया को भी ईरान को साथ देना चाहिए। और मैं इधर एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ, इसराइल एक जैसा मुल्क है कि एक न्यूक्लियर पावर है और उनकी न्यूक्लियर एम्बिग्युइटी पॉलिसी है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाया भी है और अंदर एनपीटी भी नहीं। और ईरान को अगर हम देख लेते हैं तो उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं और वो अंदर एनपीटी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उनकी अंदर जो चेक वगैरह है उसको कराता है, तो इसको भी नहीं बोलना चाहिए। और आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इसराइल एक ऐसा मुल्क है कि गाज़ा में जो इन्फेंट और बच्चे और जो ख़वातीन है उनमें से 60,000 लोगों को कत्ल करने वाला और जर्नलिस्ट को कत्ल करने वाला एक मुल्क है, तो इसी के साथ मैं इत्तेफाक करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूं। 2023 में जो हमला इजराइल के ऊपर हुआ, जो हमास ने किया, क्या वो सही था? 2023 में जो अटैक हमास की तरफ से किया गया, जिसमें 1200 इजरायलियों को मार दिया गया और 250 से ज्यादा बंधक बना लिया गया, जिसमें 6-6 महीने 3-3 महीने के मासूम बच्चों को माइक्रोवेव में डालकर बेक कर दिया गया था, क्या वो ठीक था? हमास इज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर मेहमद? नहीं, ये एक डिसइंफॉर्मेशन है। ये सही उसने अटैक किया था वो इसराइल की जो सेटलमेंट्स वगैरह, लेकिन ये बच्चे को ये करना वो करना, ये सारा इसराइल की डिसइंफॉर्मेशन है। और ये पता भी चला, एक आपको पता होगा एक म्यूजिक फेस्टिवल था, उसको ये कहा जाता था कि इसको हमास ने उनको मारा है। आखिर में ये पता चला कि इसराइल अपने जो उसको हैनिबल पॉलिसी कहता उसी के अंदर अपने लोगों को मारा है। तो इसीलिए हमें ये सबसे पहले मैं ये कहा था कि जो साइकोलॉजिकल वॉर है और जो डिस और मिसइंफॉर्मेशन हो, इसको अच्छा तरह दिखना चाहिए। नहीं, मैं इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स, मेरा ये मानना है, आप अग्री हो सकते हैं, डिसएग्री हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स जब अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किए जाएं तो वो प्रोपेगेंडा बन जाता है। आप कह रहे हैं इजराइल ने जो बातें फैलाई वो प्रोपेगेंडा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमने, पूरी दुनिया ने टेलीविजन पर देखा, महिलाओं को रेप करके गाड़ी में घुमाया गया, उनके कपड़े खून से सने हुए थे, उनके हाथ में हथकड़ियां लगी हुई थी, उनको खुलेआम जीप में घुमाया जा रहा था बगैर कपड़े। खैर, उस पर कभी और बातचीत करेंगे, आपके पास समय सीमित है। गोयल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गोयल जी, उसके बाद माधुर सर आपके पास में आ रहा हूं। गोयल जी।
जी, मेरे को एक्चुअली कहीं और जाना था, इसलिए मैं आपसे इजाजत चाह रहा था। जी। उससे पहले बस खाली दो छोटी चीजें कहनी है मेरे को हम्म। कि अगर आप इसराइल की हिस्ट्री देखें, इसराइल से हमारे काफी अच्छे संबंध हैं और एज ए डिप्लोमेट मेरे काफी सारे दोस्त हैं इसराइल में जिनसे मेरी डीलिंग्स रही हैं। अगर आप इसराइल की हिस्ट्री देखें 1948 में जो यूरोप के ज्यूज जो होलोकास्ट से इफेक्टेड रहे, बिल्कुल। जर्मनी से इफेक्टेड रहे, वो ज्यादा उस टाइम पर काफी सारे यूरोप के देश उन ज्यूज को अपने में बसाना नहीं चाहते थे। तो जो एक्सोडस हुआ ज्यूज का वहां से यूरोप से, उनको कहाँ रखना है, कहाँ सेटल करना है, वो एक समस्या बन गई थी। बेल्फोर डिक्लेरेशन उस टाइम पर साइन हुई, तो उस टाइम पर बेल्फोर डिक्लेरेशन को साइन करके ये जो थोड़ा एरिया है पैलेस्टाइन के पास में, अभी जो एरिया इजराइल का उसका काफी कम एरिया था वो उसके साउथ में, वो एरिया उनको दिया गया कि इजराइल यहाँ पर बन सकता है। ये मैं आपको बताऊं क्योंकि मैं रह चुका हूं उस एरिया में, ज्यूज जो है वो अरब ज्यूज भी हैं और इजरायली ज्यू और यूरोपियन ज्यूज भी हैं। हम जो ज्यूज को देखते हैं अभी इजराइल में, वो ज्यादातर यूरोपियन ज्यूज को देखते हैं। जो अरब ज्यूज हैं जो कि नोमैडिक लोग रहे हैं, उनका भी स्टेटस इजराइल में एक तरह से सेकंड क्लास सिटीजन जैसा है, क्योंकि वो देखते हैं कि वो अरब के साथ में है, तो उनके ऊपर हमेशा शक बना रहता है। मैं इसलिए यह याद दिलवा रहा हूं कि इजराइल का जो क्रिएशन हुआ है वहां पर मिडिल ईस्ट में, वो हुआ एक तरह से जो पूरा उनका समीकरण था वो खराब हुआ है। ये क्योंकि आप जब एक डेफिनेट टाइप की टेरिटोरियल लाइंस बना देते हैं कि भाई ये टेरिटरी आपकी है, अरब की ये है वो है, तो जो लोगों की मूवमेंट है, और अब अरब बाय नेचर नोमेडिक पीपल रहे हैं, वो मूव करते रहे हैं। कैमल्स हैं, आपने सुना है अच्छी तरह से ये, तो वहां पर जो सनाई डिजर्ट में जाते थे, तो जब आपका एक मूवमेंट लिमिट हो जाता है और आपको ये कहने के लिए नहीं कि मेरा घर कहाँ है कहाँ नहीं है, उससे ये सारी परेशानी शुरू हो गई है। और अभी भी अगर इजराइल, मैं कहता हूं कि अच्छा सॉल्यूशन निकाला था, 2 स्टेट सॉल्यूशन, कि ये एरिया पैलेस्टाइन के लिए रहेगा और ये एरिया इजराइल के लिए रहेगा। इजराइल ने कभी नहीं माना कि वहां पर ये 2 स्टेट बन जाएंगी ये। और हमस, आप हमस की बात कर रहे हैं, हमस was trained by Mossad, क्योंकि हमस was found as an alternative कि इजराइल देखेगा कि हमस जो अराफत की ऑर्गेनाइजेशन है PNA, अगर उसको फतह को और चैलेंज करना है, उसके लिए हमस को क्रिएट किया गया था। तो हमस ने इजराइल से टैक्टिक्स सीखी हैं, आप ये देख लीजिएगा उसको। अब ये बात अलग है कि उसके बाद में टैक्टिक्स सीखने के बाद में हमस जो है गाजा में मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन बना और कंट्रोल हमस के पास आ गया, और उसके तरीके फाता से बिल्कुल अलग हैं। नहीं, तो बात एक सही है, तरह से फतेह जो को हमने काउंटर किया करने था- के लिए जी। हमास का क्रिएशन किया गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को एक तरह से ये ग्रांट कर दिया जाए या अथॉरिटी दे दी जाए कि आप किसी के भी देश में बिल्कुल। घुसकर 1200-1500 लोगों को मार दीजिए। आप भाई बिल्कुल हमारे सही कह रहे 26 हैं। लोगों को मारा, हमने ऑप सिंदूर किया, हमने पाकिस्तान से बदला लिया। आप और बिल्कुल अगर सही कह ईरान, रहे हैं। जैसे देवनाथ सर कह रहे थे थोड़ी देर पहले, देवनाथ सर कुछ कहना चाह रहे हैं कि भाई ईरान का इजराइल से क्या लेना देना, तो मैं इसमें यह कहना चाहता हूं सर कि भाई ईरान का हमास से क्या लेना देना। हमास फिलिस्तीन के लिए लड़ रहा था, इजराइल ईरान के लिए थोड़ी लड़ रहा था मैं सर। ये ये इस्लामिक खलीफा बनने के चक्कर में सब कुछ हो रहा है सर, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो उम्मा वाला कॉन्सेप्ट है ना कि मैं सबका बड़ा भाई और सब मेरे रास्ते पर चलेंगे, ये सारा खेल वहीं खराब हो रहा है। देवनाथ सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं माथुर सर और गोयल सर आ रहा हूं आपके पास। देखिए, ये जो लॉजिक है कि 7 अक्टूबर 2023 में इन्होंने 1200 को मार दिया, मैं भी मानता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है कि 2006 से लेकर 2023 तक इंटरनेशनल रेड क्रॉस की फिगर ले लीजिए, इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट की फिगर ले लीजिए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन की ऑफिशियल फिगर ले लीजिए। 2006 से लेकर 2023 तक 1,53,000 अरब्स को मारा गया है। ये ऑफिशियल फिगर है। अरब्स को या हम कहते हैं फिलिस्तीनियों को? यूनाइटेड नेशन में कोई दम नहीं है। अरब्स को या फिलिस्तीनियों को?
हाँ, अभी आप देख लीजिए, चलो 1200 मार दिए, अभी इन्होंने 56,000 मार दिए। मैं मानता हूं कि जो इन्होंने किया 7 अक्टूबर को 1200 इनको मारा, गलत है। तो अब इजराइल ने कौन सा बहुत ज्यादा पुण्य कमा लिया 56,000 मार के? तो मतलब कोई भी देश बदला नहीं ले। नहीं, देखिए, हर चीज का प्रोपोर्शन होता है, हर चीज का एक अनुपात होता है। तो इजराइल को कोई राइट नहीं देता है कि वो 56,000 औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को मार दे। आज आप इजराइल में चले जाइए, आप इजराइल में चले जाइए, आप वहां जाके पूछ लीजिए कि भाई अरब लोगों ने क्या आप लोगों को भगाने की कोशिश की? वेस्ट बैंक में चले जाइए, वेस्ट बैंक पूरा का पूरा सिर्फ अरब लोगों का था। 1948 के पहले जेरूसलम को तो छोड़ इजराइल दो, को वेस्ट कौन सा बैंक में स्वर्ग एक दे भी दिया जूं गया? नहीं रहता था। देवनाथ सर, इजराइल को कौन सा देखिए, स्वर्ग दे दिया गया था? वो जमीन क्या थी जिस जमीन में इजराइल को बसाया गया? वो देखिए, जमीन बंजर हुआ अगर करती थी, हम- रेगिस्तान, सिनाई की खाड़ी से लगा हुआ इलाका था, ना बारिश ना पानी, कुछ नहीं। बहुत गलत बात। आज राजस्थान पूरा बंजर है, रेगिस्तान है, तो हम क्या वहां और किसी को जाके बसा सकते हैं? देखिए, एक होता है जो कॉन्सेप्ट शायद सुनने में बुरा लगता है कि राइट बाय यूजेज, जो नोमैडिक ट्राइब होती हैं वहां अपने ऊंटों को ले जाती थी। आज भी पहाड़ों में ले जाएं तो गांव के लोग अपने माथुर सर कुछ कहना चाह रहे हैं और बंसल सर कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, समय सीमित है, जल्दी से करते हैं। माथुर सर कुछ कह रहे हैं। माथुर सर, विवेक, मेरे को 1 मिनट देना। अगर आप इतिहास की बात कर रहे हैं तो इस्लाम के जन्म से पहले सोलोमन ने पहला ज्यूइश टेंपल इजराइल में बनाया था, जो जेरूसलम में। अपन इतिहास की बात हम ना करें, क्योंकि इतिहास से ये सिद्ध हो जाएगा कि इस्लामिस्ट का, मुसलमानों का कोई हिक नहीं है पूरे इलाके में। जब वो थे नहीं, तब 1000 बीसी से लेके 500, 800, 654 बीसी तक सोलोमन और डेविड के डिफेंडेंट ने वहां पर राज किया है। उसके बाद उनको बेबीलोन में और उधर, उस इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता। आप, ये बात बिल्कुल साफ है, अगर हम वो 56,000 की बात कर रहे हैं तो आप उन 2,70,000 की भी बात करिए जो हूती ने सऊदी अरब में मार दिए हैं। आप उन लोगों की बात करिए जो सीरिया में मारे जा रहे हैं रोज, जहां पर कि ईरान मरवा रहा है। आप उन लोगों की बात करिए जो इनको की हिजबुल्लाह मार रहा है। ये ईरान जो है वो एक ऐतिहासिक रूप से इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस को खड़ा करता रहा है। उसमें तो मुसलमान और हिंदू और जू की भी बात नहीं है। जो हमले सऊदी अरब पर हूती कर रहा है वो दोनों वही हैं। आज जो ईरान और इराक में वॉर हो रही है वो भी दोनों वही हैं। इसमें किसी का कोई वो लेना देना नहीं है, मेरा ये मानना है। देवनाथ सर कुछ कह रहे हैं आपको। देवनाथ सर कुछ कह रहे हैं, उसके बाद बंसल सर आ रहा हूं आपके पास। देखो विवेक, अगर हमें हिस्ट्री नहीं मालूम तो हमें इस टीवी चैनल पे बैठने का हक नहीं होना चाहिए। ज्यूस को किसने मारा? रोमन एम्पायर ने मारा। 7वीं शताब्दी के पहले तो जेरूसलम में मुस्लिम लोग थे नहीं, क्रिश्चियंस ने मारा। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं। क्रिश्चियन धर्म ने पहली शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक ये क्रिश्चियंस थे जिन्होंने ज्यूस को दबाया। तो उनका ये कहना है कि वजूद पहले जूइश का था, मुसलमानों का वजूद नहीं था वहां पर। वही बात वो कह रहे हैं। मुसलमान लोग तो 7वीं शताब्दी में आए, तो हम क्यों जेरूसलम में बात कर रहे हैं कि यही मैंने कहा। मैंने क्या कहा जी विवेक? मैंने यही कहा कि इस्लाम के जन्म से पहले वहां जूस रह रहे हैं। इसमें तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि उसके नाना नानी वहां के नहीं थे, इसका मतलब उनका रहने का बंसल सर जल्दी से, बंसल सर जल्दी से। बंसल सर, नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि भाई जो है इजराइल ने 56 मार दिए, 60 मार दिए, तो प्रोपोर्शन क्या होता है? ये तो कहावत है, ईंट का जवाब पत्थर से। अगर किसी को आप ईंट मारोगे तो गोली मारोगे तो गोला जाएगा, तो वो तो उसका तो कोई प्रोपोर्शन होने की बात ही नहीं होती। और दूसरी बात रही हमास की, हमारे जो है पहले से ही जो फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, उसके बावजूद भी हमास जो है फरवरी के महीने में आके पीओके के अंदर में टेररिस्ट के साथ में जो है मीटिंग करता है। और ये जो अटैक हुआ अभी पहलगाम में, उसमें पैटर्न भी वही बनाया उसने जो उसने इजराइल में किया था। तो इस तरह से जो बातें हैं, ये देखिए, हम यहाँ किसी फेवर में नहीं कर रहे हैं, हम तो एनालिस्ट हैं। हमारे संबंध ईरान के साथ में भी, हमारे संबंध इजराइल के साथ में भी गवर्नमेंट लेवल पर वो चीजें हैं। हम अभी इंडिपेंडेंट एक एनालिसिस दे रहे हैं, विचार या व्यू क्या होना चाहिए, जो वो बात है। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी के अगेंस्ट में या किसी के फेवर में। तो इसलिए एक जो फैक्ट है वो ये है कि जो ईरान है, वो जो उसने जो ये बनाई है ऑर्गेनाइजेशन। आप और बात सुन लीजिए, अगर मान लिया अब जो वो कह रहे थे, जो जनाब आपने बुलाए थे वहां से मिडिल ईस्ट से,
कि वो तो इजराइल ने सेटअप वो कर दिया, नरेटिव कर दिया, वहां तो कोई नहीं, अभी तक भी बंधक हैं। अगर वो अपने आप करते तो बंधक तो अभी भी है ना। बिल्कुल। तो इसके अलावा और देवनाथ सर बताता कुछ कह रहे हैं हूं आपको? मैं अभी भी बस एक बंधकों बात को रिहा नहीं किया Just हमास give me ने। one देवनाथ second. सर Let me अगर complete. इतने Let me इतने complete, अच्छे थे तो भाई Let me हमास complete. बंधकों को रिहा कर देता। देवनाथ सर बात ही खत्म हो जाती, सीज फायर हो जाता। वन थिंग यार, विवेक, मैं ये कह रहा मैं हूँ हमास कि को सपोर्ट नहीं कर पुतिन ने रहा। हमास के पास चारा क्या है बताओ? अगर हमास, मैं हमास को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि हमास के पास दूसरा चारा था 2006 अटैक से के अलावा लेकर सर लगातार। ये टेररिस्ट हमास के लोग ही इजराइल में जाकर काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, लेकिन वो हमास के थे, ये इजराइल को नहीं पता था। नहीं 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 नहीं, ये बकायदा उनके वर्क परमिट बने हुए थे सर। देखो, मैंने जी देखो, हमें ऑथेंटिक रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। वर्क फिलिस्तीनियों के वर्क परमिट बने हुए थे कि नहीं, आप मुझे इतना बता दीजिए। 1995 में टू स्टेशन देवनाथ सर फिलिस्तीनियों के वर्क परमिट बने हुए थे कि नहीं? फिलिस्तीनी इजराइल में जाके काम कर रहे थे कि नहीं? काम करते थे, लेकिन वो सुबह और फिर उसी पर हमला कर दिया। शाम को 5 बजे वापस आना पड़ता था। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। बात देखिए एथिक्स की, बात एथिक्स की भी की जाएगी। ठीक है, ये बातचीत अच्छी चल रही थी। देवनाथ सर समय सीमित है, कल फिर इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मुझे फिलहाल अभी इतना ही समय दिया गया था। आप लोगों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत